नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है भूतिया दुनिया। तो दोस्तों, हॉन्टेड स्टेशन का मैं आज अंतिम भाग लेकर आपके लिए आया हूँ। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों को लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हॉन्टेड स्टेशन के आखिरी भाग की ओर। तो दोस्तों, मैंने पहले भाग में आपको बताया था कि मनोज की नौकरी रेलवे में लग जाती है और उसकी पहली पोस्टिंग भूतिया स्टेशन माने जाने वाले शैतानपुर स्टेशन पे होती है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। मनोज को याद आता है कि विक्की ने उसे एक ताबीज़ दिया था। वह ताबीज़ उसे फ़ौरन निकाल कर और अपने गले में पहन लेता है, मगर फिर भी उसके दिमाग में जो डर बैठा था वो उस ताबीज़ से भी नहीं दूर हो पा रहा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, मनोज के शरीर का खून मानो सूखते जा रहा था। इतनी मानसिक थकान के बाद उसे नींद आने लगी थी, मगर उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी आंखें शांति से पलकें झपका ही नहीं पा रही थी। कहते हैं ना दोस्तों कि आत्माओं के भी कई लेवल होते हैं। कुछ आत्माएं कमज़ोर होती हैं जो कि इन सब ताबीज़ से डर जाती हैं, मगर जो शैतानी आत्माएं होती है जिन पर काबू पाना आसान नहीं होता है। और रात का अंधेरा तो इन शक्तिशाली आत्माओं का बसेरा होता है और उस समय ये जब चाहे जिसे चाहे जहाँ चाहे बर्बाद कर सकती है। तो दोस्तों, मनोज अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कुर्सी के पीछे से उसके पीछे से एक साया निकला, मगर वो जब कुर्सी से डर की वजह से फ़ौरन खड़ा हो जाता है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता है। तभी उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है तो घड़ी में 11 बज रहे थे। वो चाह रहा था कि ये रात जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए और सुबह का सूरज निकल जाए, लेकिन अंधेरा तो अभी और घना हो रहा था। अचानक से मनोज के सामने एक एक करके कई लोग प्रकट होने लगे। सबकी आंखें अजीब सी रोशनी लिए, फटे पुराने कपड़े, और वो कमरा असहनीय बदबू से भर गया। सब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उसे अपने मदद को बुलाने लगे। मनोज की गिक्की बन गई थी। वह पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी की कगार पर पहुंचने लगा था। उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था, आ जाओ, मेरे पास आओ। तभी मनोज की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। तभी उसे बचपन का एक दृश्य याद आता है। एक दिन कक्षा में कॉकरोच देखकर वह डर से कूद जाता है। तभी बच्चों ने उसका खूब मजाक बनाया था। रोते रोते जब वह घर पहुंचा था तब माँ ने बड़े प्यार से समझाया था कि डर को अपने से ज़्यादा मजबूत मत होने दो। डर डर के जीने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों को मापने वाला इंसान अगर डरने लगे तो इंसानियत का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। उसके दिमाग में उसके माँ की आवाज़ें गूंजने लगी, उठो बेटा, डरो मत। तभी उसके छोटे बच्चों की तस्वीरें उसके सामने तैरने लगी, जो उसके घर न आने पर आंसू बहा रहे थे। मनोज ने अपनी बंद होती आंखों को पूरा जोर लगाते हुए खोला और चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से। और वो पागलों की तरह हाथ पैर मारता हुआ उन आकृतियों के बीच जाकर उन्हें मारने लगा। कुछ देर में सन्नाटा छा गया, कमरा एकदम खाली। और तभी घड़ी पे उसकी नज़र गई तो 12 बज रहे थे। शरीर में इतना डर घुसने के कारण उसे अब वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी, जो प्लेटफॉर्म पर था। उसने पूरी हिम्मत और जोश के साथ वह बाहर निकला। दरवाजे में बाहर से कुंडी लगाकर वो सीधे वॉशरूम की ओर भागा। भीतर बैठे बैठे उसे लगा मानो
खिड़की से कोई आदमी भीतर झांक रहा है। वह अपने डर पर काबू पाकर बाहर निकला, मगर बाहर कुछ नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई। ठंडी हवा से लटका हुआ एकमात्र बल्ब नाच रहा था और आसपास दूर दूर तक बस अंधेरा था। थोड़ी देर के लिए उसने प्लेटफॉर्म पर टहलने की सोची। कितना खूबसूरत लग रहा था उसे वह सुनसान स्टेशन, शहर की भाग दौड़ से दूर। तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म की बेंच पे कोई महिला बैठी है। पास जाने पर उसने देखा कि वह सिर झुकाकर रो रही है। मनोज को समझ नहीं आया कि यह उसका भ्रम है या सच। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों रो रही हो बहन? उसकी आवाज़ सुनते ही उस औरत ने सिर ऊपर उठाया। बालों से उसका आधा चेहरा ढका था, लेकिन फिर भी उसका जला हुआ हिस्सा साफ दिख रहा था। मनोज को डर लगा। वह भागना चाहा, लेकिन न जाने किस ताकत ने उसे भागने ही नहीं दिया। मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया है बाबूजी, उनको कौन मारेगा? मेरा बदला कौन लेगा? वह औरत ऐसा कहते कहते और ज़ोर से दहाड़ मारकर रोने लगी और फिर धुआं बनकर उड़ गई। मनोज पसीना पोंछते हुए भीतर कमरे में आया और लाइट और झंडा लेकर फिर प्लेटफॉर्म पर चला गया। ट्रेन अपने समय पर आकर निकल गई। फिर वही सन्नाटा और डरावना मंजर बिलास मनोज का ध्यान खींचने लगा। बाहर कुत्तों और इंसानों का रुदन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मनोज को अब सुबह 7 बजे की ट्रेन का इंतज़ार था। पहली रात उस पर भारी पड़ रही थी, लेकिन उसने भी हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए मानो कमर कस ली थी। अपने कमरे में जाकर उसने चादर ज़मीन पर बिछाया और लेट गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई और भी उस कमरे में है। एक अजीब सा भारीपन लग रहा था उसके शरीर पर और आसपास के माहौल में। वह सब कुछ भूलकर वह कुछ देर के लिए गहरी नींद में जाना चाहता था। ना जाने कब उसकी आंखें लग गई और सपने में उसे अपने बीवी और 2 छोटे बच्चे दिखाई पड़े। तीनों उसके कमरे के बाहर रेलवे पटरी पर सामान लेकर खड़े थे और बच्चे चिल्ला रहे थे, पापा हमें यहाँ से निकालो। सामने से एक ट्रेन पूरी रफ्तार में आ रही थी और मनोज चाहकर भी हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। मनोज हाँफता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसे न सिर्फ वह ज़मीन बल्कि पूरा स्टेशन ही चुभ रहा था। उस जगह का कोई बहुत ही डरावना अतीत रहा होगा, तभी इतनी अशांति थी हर तरफ। घड़ी में अभी 3 ही बज रहे थे और अब मनोज को नींद नहीं आ रही थी। वह कुछ देर कमरे में ही टहलने लगा। तभी उसको उसके बाबूजी की एक बात याद आई। उसके बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि जिसके पास परिवार की ताकत है उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। घड़ी में 4 बज चुके थे। विलास मनोज को भोर की हवा बहुत पसंद थी। वह प्लेटफॉर्म पर सैर करने निकल पड़ा। खेतों और सड़कों पर लोग दिखने लगे थे। गांव की तरफ की शुद्ध हवा आखिर शहरों में ही मिलती ही कहाँ है। स्नान करके वह कुछ देर कुर्सी पर बैठकर झपकी लेने लगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। टिकट क्लर्क विक्की डरते डरते भीतर घुस रहा था। मनोज को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। अरे सर, कैसी बीती आपकी पहली रात? लीजिए आपके लिए खस्ता कचौड़ी और दम आलू, गर्मा गर्म नाश्ता कीजिए। तभी मनोज हंसते हुए बोला कि भूतों के साथ मेरी पहली रात। ना वो खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इनसे दोस्ती करके ही रहूँगा। ला गर्मा गर्म नाश्ता करा और सुन, अब रोज़ मेरे खाने का तू ही इंतज़ाम करेगा, वरना शिकायत कर दूँगा कि तू टिकट काउंटर जल्दी बंद करके भाग जाता है, वो भी भूतों के डर से। अरे सर, बस इतना सा काम हो जाएगा। अपना बैग उठाए विक्की काम करने लगा और मनोज 7 बजे वाली ट्रेन का इंतज़ार। लगभग 1 महीने लगे मनोज को
भूतों से दोस्ती करने उसने भी ठान रखी थी कि मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। इस वजह से मोहल्ले में मनोज की इज्जत और बढ़ गई थी। उसने सबसे मुश्किल कहे जाने वाले स्टेशन पर रहने की जो ठानी थी। आखिर मेडिकल लेकर भी मनोज कब तक काम से जी चुरा लेता। जब तक प्रमोशन नहीं हुआ मनोज उसी स्टेशन शैतानपुर में ही रहा। उसे कोई हटाने वाला तो था नहीं। भूतों के साथ लगभग 5 साल बिताकर मनोज ने अपने अनुभव के बारे में सबको बताया। उसने बताया कि कैसे वही भूत जो शुरू में डराते थे धीरे धीरे चलकर उसके दोस्त बन गए। उन्होंने उसकी मजबूरियों को समझा, उसके साफ मन को समझा। कभी कोई बगल में लेट जाता था तो कभी कोई कुर्सी पर बैठ रहता था। उनका स्पर्श उसे ठंडक का एहसास कराता था। उसने न खुद को हावी होने दिया उन पर, न उनको खुद पर। कई बार तो आधी रात वाली ट्रेन के समय जब उसे झपकी लग जाती तो उनमें से ही कोई उसे हिलाकर जगा देता। दोस्तों, दफन हुए इंसानों में सपने ख़त्म नहीं हो जाते। उनमें भी एक तड़प होती है जो उन्हें इस रूप में ज़िंदा रखती है। उनके साथ रहकर मनोज को उनकी कहानियों के बारे में पता चला। उनके अधूरे अरमान जो अब सिर्फ उनकी रूहों को बेचैन रखते हैं। उनके घर वालों को लगा कि उन्होंने अब उन सबको शांति से सुला दिया है, लेकिन सच कुछ और ही था। न जाने वो कब तक दूसरी दुनिया में भटकेंगे, वो भी अपनों के बिना। शैतानपुर रेलवे स्टेशन छोड़ते वक्त मनोज की आंखों में आंसू थे। उसने मौन रहकर उन सबको अलविदा कहा जिनकी वजह से वह एक मजबूत इंसान बनकर नई तैनाती पर जा रहा था। वहाँ के लोगों के लिए वह एक मिसाल बन गया था। जाते वक्त उसने विक्की को वही कलावा लौटाते हुए कहा कि भाई, इच्छा शक्ति से ज़्यादा ताकतवर कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी का अंतिम भाग। सो थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।